हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सीपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसके अंदर कौन कौन से जो है एक्सीपिएंट यूज़ किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में फ्रेंड्स हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे, है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम ये समझ लेते हैं कि हमारे एक्सीपिएंट होते क्या। ठीक है, तो एक्सीपिएंट का एक बेसिक सा और एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से और इजीली जो है समझ में आ जाए। ठीक, तो फ्रेंड्स इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है ना फ्रेंड्स, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारा एपीआई और एक होता है हमारा एक्सीपिएंट, है ना। तो एपीआई और एक्सीपिएंट दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म को बना रहे थे, है ना। एपीआई क्या होता है, एक्सीपिएंट क्या होता है गाइस, तो इन दोनों के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल से जो है पिछली वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से जो है डिस्कस जो है हम वहाँ पर कर चुके हैं, है ना। तो उस वीडियो का जो लिंक है गाइस ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने ऊपर दी हुई है ना। तो वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना गाइस, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारा एपीआई और एक होता है हमारा एक्सीपिएंट, है ना। एपीआई को गाइस हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, है ना। और ये एक प्रकार से क्या होती है, एक्टिव ड्रग सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, थेरापेटिक एक्टिविटी या थेरापेटिक वैल्यू शो करता है ना। तो थेरापेटिक एक्टिविटी शो कौन करता है, आपका एपीआई करता है ना। और दूसरा होता है गाइज आपका एक्सीपिएंट, है ना। एक्सीपिएंट जो होता है गाइज ये हमारे एपीआई की तरह काम नहीं करता है ना। यानी कि ये कोई भी थेरापेटिक वैल्यू या कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है, कौन, हमारा एक्सीपिएंट, है ना। यानी कि ये एक प्रकार से क्या होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट या कोई भी थेरापेटिक वैल्यू जो है शो नहीं करता है हमारा एक्सीपिएंट, है ना। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर हम एक्सीपिएंट का यूज़ करते क्यों हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो इसके पीछे फ्रेंड्स बहुत सारे रीजन है ना। और उनमें से सबसे पहला जो रीजन ये है कि विदाउट एक्सीपिएंट के हम कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन तैयार करनी है, एक अच्छी खासी जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म तैयार करनी है, एक स्टेबल डोजेस फॉर्म हमें तैयार करनी है लिक्विड डोजेस फॉर्म की, है ना, तो हमें एक्सीपिएंट का गाइस क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। विदाउट एक्सीपिएंट के एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन हम तैयार नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे एक्सीपिएंट के, जैसे कि ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कौन करता है, आपका एक्सीपिएंट करता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है कि उसके अंदर कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ना। या फिर हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके अंदर पीएच चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह उसके अंदर हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है ना फ्रेंड्स, उसकी स्टेबिलिटी को ये क्या करती है, ख़राब करती है ना। तो इससे हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सीपिएंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके स्टेबलाइजर आ गए, एंटीऑक्सीडेंट आ गए, आपके प्रिजर्वेटिव आ गए, है ना। इसके अलावा आपके बफरिंग एजेंट्स आ गए, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है उसकी स्टेबिलिटी को गाइस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जब हम उसको लंबे समय तक स्टोर करते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को, है ना। इसके अलावा हमारे जो एक्सीपिएंट जो होते हैं ना गाइस, वो बायो अवेलेबिलिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या इनहेंस करते हैं, है ना। कई बार क्या होती है कि कुछ जो ड्रग्स होती है ना गाइस, वो क्या होती है, पुअरली सोलुबल होती है या इनसोलुबल होती है, किसके अंदर, हमारे सॉल्वेंट मीडियम के अंदर, है ना। तो ऐसी ड्रग्स की सोलुबिलिटी को इनहेंस करने के लिए या फिर पुअरली सोलुबल ड्रग की सोलुबिलिटी को इनहेंस करके उनकी बायो अवेलेबिलिटी को ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, कौन, हमारे एक्सीपिएंट। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी जो ड्रग है ना, पुअरली सोलुबल ड्रग है, अगर वो सोलुबल हो जाएगी, रेडली सोलुबल हो जाएगी आपके सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा आएगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसका आएगा, अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन आएगा, तो बायो अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर फिर अच्छी खासी आएगी, है ना। तो ऐसे एक्सीपिएंट जो कि क्या करते हैं, हमारी पुअरली सोलुबल ड्रग की सोलुबिलिटी को इनहेंस करते हैं और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, तो उसमें कौन कौन आ गया, आपके सोलुबलाइजर आ गए, जिसके अंदर आपके सर्फेक्टेंट वगैरह चलते हैं, है ना। तो सोलुबलाइजर क्या करते हैं, हमारी पुअरली सोलुबल ड्रग की सोलुबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाती है, हमारी एपीआई या ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी फिर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। इसके अलावा और क्या करते हैं हमारे एक्सीपिएंट, तो ये क्या करते हैं, ड्रग सोलुबिलिटी को भी क्या करते हैं गाइस, इंक्रीज कर देते हैं, कौन, हमारे एक्सीपिएंट,
ठीक है, क्योंकि कई ड्रग्स क्या होती है, इनसोल्युबल होते हैं या फिर पुअरली सोल्युबल होते हैं किसके अंदर, हमारे सॉल्वेंट मीडियम के अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम एक अच्छी खासी लिक्विड डोजेस फॉर्म या एक अच्छी खासी जो है फॉर्मुलेशन वहाँ पर तैयार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस पुअरली सोल्युबल ड्रग की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनसोल्युबल ड्रग की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिपिएंट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सोलुबलाइजर और लास्ट में आपको दिख रहा होगा गाइस को सॉल्वेंट, है ना। तो ये क्या करेंगे, हमारी जो पुअरली सोलुबल ड्रग है उसकी सोलुबिलिटी को ये क्या कर देंगे, इनहेंस कर देंगे, है ना। इसके अलावा और क्या करते हैं हमारे एक्सिपिएंट, तो ये क्या करते हैं, पेशेंट एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज करते हैं। पेशेंट एक्सेप्टेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे कि आपके स्वीटनिंग एजेंट आ गए, फ्लेवरिंग एजेंट आ गए और कलरिंग एजेंट आ गए। ठीक है, ये ऐसे एजेंट्स हैं फ्रेंड्स जो क्या करते हैं, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि फिर पेशेंट एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर मान लीजिए हम कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं और उसके अंदर हमने क्या किया, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिया, है ना। जिसके अंदर मान लीजिए फ्लेवरिंग एजेंट में कौन कौन आ गया, आपके लेमन फ्लेवर आ गया, ऑरेंज फ्लेवर आ गया, है ना, वेनिला फ्लेवर आ गया, चॉकलेट फ्लेवर आ गया। तो बहुत सारी तरीके के क्या होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, है ना। तो ये सारे फ्लेवर्स क्या है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, है ना। और उसके अंदर अगर हम कलरिंग एजेंट वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, है ना, तो कलर वगैरह, ये जो कलर वगैरह होते हैं गाइज, ये भी छोटे बच्चों को बहुत जो है पसंद आते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है यानी कि स्मॉल चिल्ड्रन है ना, वो क्या करेगा, हमारी प्रिपरेशन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हमारे जो एक्सिपिएंट जो होते हैं ना गाइज, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी को। ठीक है, इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो एफिकेसी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो पोटेंसी है, उसको मेंटेन करके रखते हैं कौन, हमारे एक्सिपिएंट, है ना। इसके अलावा और क्या करते हैं हमारे एक्सिपिएंट, तो ये क्या करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कौन, हमारे एक्सिपिएंट, है ना। तो एक्सिपिएंट क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं हमारे एक्सिपिएंट। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करेंगे, जैसे कि आपका कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट का एक प्रकार का एक ऐसा एक्सिपिएंट है जो कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि अगर हम किसी फॉर्मुलेशन में या फिर किसी लिक्विड डोजेस फॉर्म में फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, है ना। तो हम तो कलर के बेस पर या कलर के आधार पर हम हमारी प्रिपरेशन को या प्रोडक्ट को गाइस क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ऐड इन प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसके साथ साथ आपके जो एक्सिपिएंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होते हैं ना उसमें भी हेल्प करते हैं जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, है ना। तो ये सारे क्या है गाइस, फंक्शन है किसके, हमारे एक्सिपिएंट के, है ना। तो ये सारे काम करता है हमारे एक्सिपिएंट, और भी बहुत सारे काम करता होगा, है ना। उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, है ना। अब कौन कौन से हम जो है एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो उनकी यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है गाइस मैंने यहाँ पर दे रखी है ना। तो टोटल 15 एक्सिपिएंट यहाँ पर मैंने मैंशन कर रखे हैं। ठीक है, आप अलग अलग जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये जो एक्सिपिएंट है गाइस आपको अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, है ना। आपकी एक सब्जेक्ट आएगी इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो वहाँ पर भी आपको जो है बहुत सारे एक्सिपिएंट देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन जो मेजर एक्सिपिएंट्स हैं गाइस उनको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, यानी कि मैक्सिमम एक्सिपिएंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, है ना। तो इसमें आपके व्हीकल स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सोलुबलाइजर, एंटीऑक्सीडेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लावरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, विस्कोसिटी इनहेंसर, है ना, बफरिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट, है ना, ह्यूमेक्टेंट्स, को सॉल्वेंट। तो ये सारे क्या हैं, आपके एक्सिपिएंट्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में जब हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो ये हमारे एक्सिपिएंट का गाइस क्या हुआ, एक बेसिक सा और एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है गाइस वो यही है कि कौन कौन से हम एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि हमारे जो एक्सिपिएंट्स जो होते हैं ना गाइस, इनको हम क्या कहते हैं, एडिटिव्स भी कहते हैं, है ना। तो फिर से आपको जो है फिर यहाँ पर जो है नाम से कंफ्यूज नहीं होना, एक्सिपिएंट को हम क्या कहते हैं, एडिटिव्स भी कहते हैं। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है हमारा एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, है ना। तो हमारा सबसे पहला जो एक्सिपिएंट आता है गाइस वो आता है हमारा व्हीकल, है ना, जो कि सॉल्वेंट या को सॉल्वेंट की तरह जो है ये एक्ट करता है ना। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। और को सॉल्वेंट क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, है ना, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, है ना। इसके अलावा
इन लिक्विड डोजेस फॉर्म में व्हीकल्स आर मेजर कंपोनेंट्स यूज्ड एज बेस या एक्ट एज ए मीडियम इन विच ड्रग एंड अदर एक्सिपिएंट आर डिसॉल्व या डिस्पर्स, है ना। तो हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना गाइस, है ना, तो उसमें हमारा जो व्हीकल होता है ना गाइस, ये हमारा क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है ना, जो कि यूज़ किया जाता है एज ए बेस की तरह, या फिर ये जो है एक्ट करता है एज ए मीडियम की तरह, जिसके अंदर हम हमारी ड्रग एंड अदर एक्सिपिएंट को गाइस हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और डिस्पर्स करते हैं और क्या बनाते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, है ना। इसके अलावा दे फंक्शन बाई ब्रेकिंग बॉन्ड्स, यानी कि हमारे जो व्हीकल होते हैं ना गाइस, ये क्या करते हैं, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होते हैं ना गाइस, उनको जो है ये तोड़ देते हैं, है ना। इसके अलावा एंड रिड्यूस इफेक्टिव चार्ज ऑन आयंस ऑफ सॉल्यूट, इसके अलावा ये जो है हमारे जो सॉल्यूट के जो आयंस होते हैं ना गाइस, है ना, तो उनके ऊपर जो इफेक्टिव चार्ज होता है ना गाइस, उसको भी ये क्या कर देते हैं गाइस, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो इससे फिर क्या होता है, थस इंक्रीज सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, वो यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, इंक्रीज हो जाता है ना। विच आर इवेंचुअली ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जो कि हमारे सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, या फिर हमारे सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना गाइस, उससे क्या होता है गाइस, ज़्यादा होता है ना। तो इससे फिर क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इंक्रीज, है ना। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे ड्रग की जो सोल्युबिलिटी है गाइस, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो सोल्युबलाइज हो जाएगी हमारे सॉल्वेंट के अंदर या फिर व्हीकल के अंदर। इसके अलावा द चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एपीआई, यानी कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर हमारी ड्रग की बात हो रही है ना, एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एपीआई, है ना। तो हम कोई भी व्हीकल या कोई भी सॉल्वेंट गाइस सेलेक्ट कर रहे हैं, हम वो किस आधार पर करेंगे, हमारे एपीआई के नेचर के आधार पर करेंगे, यानी कि हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या फिर हमारी जो ड्रग है उसके नेचर पे आधार पर करेंगे, है ना। क्योंकि जो पोलर जो ड्रग्स होती है ना गाइस, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होती है, और जो नॉन पोलर जो ड्रग्स होती है ना गाइस, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होती है ना। तो जब भी हम कोई भी व्हीकल या सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो हम एपीआई या फिर हमारी जो भी ड्रग है उसके नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। इसके अलावा हम जो भी व्हीकल या सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम किस आधार पर करेंगे, हमारा जो भी एपीआई है या फिर हमारी जो भी ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी करेंगे, है ना। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है, यानी कि हमारा जो एपीआई है, हमारी जो ड्रग है उसकी हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की यहां पर बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, पार्टिकल साइज, सोल्युबिलिटी, पीएच, है ना, कॉम्प्लेक्सेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो ये सारी क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, हमारी ड्रग या एपीआई की, है ना। तो कोई भी व्हीकल या सॉल्वेंट गाइस हम सेलेक्ट करें, वो हम किस आधार पर करेंगे, हमारे एपीआई के नेचर के आधार पर करेंगे, है ना, या फिर हमारा जो एपीआई है या फिर हमारी जो ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी या फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो इस बात का गाइस हमको ध्यान में रखना है ना। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, यानी कि हमारे जो व्हीकल है उसके क्या क्या एग्जांपल है ना। तो जो व्हीकल जो होते हैं ना गाइस, है ना, हमारे जो व्हीकल होता है इसको हम जो है डिवाइडेड करते हैं किसमें, 2 कैटेगरीज में, है ना। एक होता है हमारा एक्वस व्हीकल, एक होता है हमारा नॉन एक्वस व्हीकल, है ना। यानी कि हमारे जो व्हीकल होते हैं गाइस, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्वस व्हीकल और नॉन एक्वस व्हीकल, है ना। एक्वस व्हीकल में आपके वाटर आ जाता है, एरोमेटिक वाटर आ जाता है, सिरप वगैरह आ जाते हैं, है ना। और नॉन एक्वस व्हीकल में आपकी ऑयल्स वगैरह आ जाती है और एल्कोहल वगैरह आ जाती है ना। ऑयल में आपकी कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, पीनट ऑयल और सेसमी ऑयल, है ना, जिसे हम तिल का तेल भी कहते हैं, है ना। और एल्कोहल में आपके इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे आ जाते हैं, है ना। तो हम व्हीकल को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस व्हीकल, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिफाइन व्हीकल एंड गिव एग्जांपल ऑफ व्हीकल, तो आपको व्हीकल के बारे में बता देना है ना। और उसके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देने हैं कि एक्वस व्हीकल में आपके वाटर, एरोमेटिक वाटर और सिरप वगैरह आते हैं, और नॉन एक्वस व्हीकल में आपके ऑयल और एल्कोहल वगैरह आते हैं, है ना। तो ये तो गाइज हमारे किसकी बात हुई, व्हीकल के एग्जांपल्स की बात हुई, है ना। अब हम व्हीकल्स को गाइज हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है ना, एक्वस एंड नॉन एक्वस, है ना। अब इन्हीं को गाइज हम क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से समझेंगे, है ना। यानी कि एक्वस एंड नॉन एक्वस व्हीकल को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है हम इनके बारे में अब बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एक्वस व्हीकल के बारे में, है ना। और एक्वस व्हीकल में कौन कौन आ जाता है, आपके वाटर आ जाता है, एरोमेटिक वाटर आ जाता है और सिरप वगैरह आ जाती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वाटर की, है ना। तो वाटर की कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है, आपकी प्यूरिफाइड वाटर आ जाता है, डिस्टिल वाटर आ जाता है, पोर्टेबल वाटर आ जाता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, वाटर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम एज ए एक्वस व्हीकल के तौर पर क्या करते हैं गाइज, यूज करते हैं, है ना। सेकंड जो हमारा आता है गाइज, वो आता है हमारा
एरोमेटिक वाटर, है ना। तो जो हमारा एरोमेटिक जो वाटर होता है ना गाइज, इसको भी किसकी तरह हम यूज़ करते हैं, एज ए एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं, किसमें, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। एरोमेटिक वाटर्स आर क्लियर सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स एंड अदर एरोमेटिक सबस्टांसेस, है ना। तो हमारे जो एरोमेटिक जो वाटर्स होते हैं ना गाइस, ये क्या होते हैं, क्लियर सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, किसके, वोलेटाइल ऑयल के एंड अदर एरोमेटिक सबस्टांसेस के, है ना। तो इनकी वजह से फिर क्या होता है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल और एरोमेटिक सबस्टांसेस की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कुछ फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो एरोमेटिक वाटर है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए व्हीकल के तौर पर या एक्वस व्हीकल के तौर पर, किसमें, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। इसके अलावा सम ऑफ एरोमेटिक वाटर आर आल्सो हैविंग कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेशन एक्शन, है ना। हमारे जो कुछ एरोमेटिक जो वाटर्स होते हैं ना गाइस, उनके अंदर क्या होता है, कार्मिनेटिव एक्शन होता है और क्या होता है, प्रिजर्वेशन एक्शन भी होता है ना। कार्मिनेटिव एक्शन क्या होता है, कई बार हमारे पेट में क्या होने लगता है फ्रेंड्स, फ्लैचुलेंस होने लगता है, यानी कि पेट में क्या होने लगता है, गैस वगैरह बनने लगती है और पेट फूल जाता है और कई बार क्या होता है, दर्द भी होने लगता है ना। तो कार्मिनेटिव क्या करते हैं कि उस गैस से, उस सिचुएशन से क्या करते हैं, राहत दिलाते हैं, यानी कि गैस को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से या फिर स्टोमक से बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि हमें एक रिलीफ मिल जाए, है ना। इसके अलावा ये प्रिजर्वेशन एक्शन भी क्या करते हैं, शो करते हैं, कौन, हमारे एरोमेटिक वाटर, है ना। सो एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज ए व्हीकल टू इंप्रूव पेलेटेबिलिटी, है ना। इस वजह से हमारे जो एरोमेटिक जो वाटर्स होते हैं ना, इनको हम एज ए व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं या एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं किसको, पेलेटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, है ना, और फ्लेवर को भी इंक्रीज कर देते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं किसका, मिक्सचर का, है ना। तो हमारे जो एरोमेटिक वाटर होते हैं ना गाइज, इनको हम एज ए एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं किसको, पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, फ्लेवर को इंक्रीज कर देते हैं और प्रिजर्वेशन करते हैं किसके, हमारे मिक्सचर का, है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे एरोमेटिक वाटर के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका कैम्फर वाटर आ जाएगा, है ना, क्लोरोफॉर्म वाटर आ जाएगा, है ना। इसके अलावा पेपरमेंट वाटर आ जाएगा और सिनेमन वाटर आ जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं, आपके एरोमेटिक वाटर्स हैं, जिनको हम एज ए एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं, किसमें, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। इसी प्रकार थर्ड जो आता है गाइज, वो आता है हमारा सिरप, है ना। तो सिरप भी क्या है, हमारा एक प्रकार से एक्वस व्हीकल है, जिसको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो है इसका यूज़ करते हैं, है ना। अब सिरप क्या होती है उसको जान लेते हैं, है ना। सिरप आर कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सुक्रोज, अदर शुगर एंड स्वीटनिंग एजेंट, है ना। तो हमारी सिरप क्या होती है, ये कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सुक्रोज का, अदर शुगर का एंड स्वीटनिंग एजेंट्स का, है ना। दैट आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर देयर फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो हमारी जो सिरप होती है ना गाइज, ये क्या होता है, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सुक्रोज का, शुगर का एंड स्वीटनिंग एजेंट का, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती है ना, या स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एज ए एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसमें, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में। और अगर हम सिरप के एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गए, है ना। तो इसके अंदर आपके एकेशिया सिरप आ गई, है ना। इसके अलावा चेरी सिरप आ गई, है ना। इसके अलावा कोकोआ सिरप आ गई, है ना। और इसके अलावा जो है सिंपल सिरप आ गई, है ना। तो ये क्या है गाइज, हमारे सिरप के एग्जाम्पल्स है ना, जिनको जो है हम यूज करते हैं एज ए व्हीकल के रूप में, किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो एकेशिया, चेरी, कोकोआ एंड सिंपल सिरप, है ना, ये क्या है गाइज, हमारे सिरप के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिनको हम यूज करते हैं एज ए व्हीकल के रूप में, किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो ये गाइज हमारे सिरप के एग्जाम्पल्स की बात हुई। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे नॉन एक्वस व्हीकल्स के बारे में, है ना। और इसके अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर जो है आपका ऑयल्स आ गया, है ना। इसके अलावा अल्कोहल आ गया, है ना। तो ये क्या है, आपके नॉन एक्वस व्हीकल्स हैं, है ना। इसके अलावा दीज आर फ्री फ्रॉम एनी वाटर कंटेंट, यानी कि हमारे जो नॉन एक्वस व्हीकल होते हैं ना गाइस, ये फ्री फ्रॉम होते हैं एनी वाटर कंटेंट, यानी कि इनके अंदर जो है वाटर कंटेंट जो है मौजूद नहीं होता है, वाटर वगैरह जो है हमारे नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ना। नॉन एक्वस व्हीकल कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हमारे जो नॉन एक्वस व्हीकल होते हैं ना गाइस, इनको भी हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, है ना। पहला है वाटर मिसिबल सॉल्वेंट और दूसरा है वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट, है ना। तो हमने नॉन एक्वस व्हीकल को दो कैटेगरीज के अंदर जो है यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया है ना। पहला है वाटर मिसिबल सॉल्वेंट और दूसरा है वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट की,
है ना। तो वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट में कौन कौन आ जाएंगे, जो कि वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, है ना, जैसे कि आपके ऑयल या ऑयली मटेरियल्स, है ना। तो ये क्या होते हैं, वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, है ना। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस, है ना। तो आपके जो ऑयल जो होते हैं ना गाइज, ये कहाँ से ऑब्टेंड किए जाते हैं, वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस से जो है प्राप्त किए जाते हैं। और इनका गाइज हम नॉन एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसमें, हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में, है ना। तो इनका गाइज हम इनको जो है हम गाइज यूज करते हैं किसमें, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में गाइज इनको हम यूज करते हैं एज ए व्हीकल के तौर पर या नॉन एक्वस व्हीकल के तौर पर, किसको, हमारी ऑयल्स को, है ना। इसके अलावा इमल्शन आर यूजुअली मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, है ना। इसके अलावा कुछ जो इमल्शंस होते हैं ना गाइज, उनको वेजिटेबल ऑयल से जो है प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यहाँ पर क्या है गाइज, एक प्रकार से क्या है, आपकी वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, जिससे हम इमल्शन बनाते हैं ना, जैसे कि कैस्टर ऑयल इमल्शन, जो कि कैस्टर ऑयल से जो है प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एक प्रकार से वेजिटेबल ऑयल है ना। इसके अलावा फ्रैक्चुनेटेड कोकोनट ऑयल, ठीक है, एंड अर्चिस ऑयल हैव बीन एम्प्लॉयड एज ए व्हीकल फॉर फैट सोलुबल सबस्टांसेस, है ना। तो हमारी जो फ्रैक्चुनेटेड कोकोनट ऑयल होती है या फिर आपकी जो अर्चिस ऑयल होती है, एराकिस ऑयल जो होती है, इसको भी गाइज हम एज ए व्हीकल के तौर पर जो है यूज करते हैं, किसके लिए, फैट सोलुबल सबस्टांसेस के लिए, ठीक है, जिसमें कौन आ जाएगी, आपकी ऑयल सोलुबल विटामिन आ जाएगी, है ना। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्रैक्चुनेटेड कोकोनट ऑयल होती है या फिर आपकी जो एराचिस ऑयल होती है, इसको हम व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, फैट सोलुबल सबस्टांस, जिसके अंदर आपके ऑयल सोलुबल विटामिन आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे जो ऑयल्स जो होती है ना गाइस, है ना, इसको हम व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर द सस्पेंशन ऑफ ड्रग सबस्टांसेस इंक्लूड पेनिसिलिन दैट आर अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, है ना। तो यानी कि हमारी जो ऑयल्स होती है, इनको हम व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर द सस्पेंशन ऑफ ड्रग सबस्टांस, है ना। तो ड्रग सबस्टांसेस को सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंशन करने के लिए, है ना। क्योंकि कई ड्रग्स क्या होती है गाइज, कि जैसे कि आपकी पेनिसिलिन, है ना, जो कि कैसे क्या होती है कि हमारा जो एक्वस मीडियम होता है या फिर एक्वस व्हीकल होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये अनस्टेबल होती है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेनिसिलिन के लिए हम क्या करेंगे, ऑयल सेलेक्ट करेंगे एज ए व्हीकल या नॉन एक्वस व्हीकल के लिए, तो ये उसके अंदर क्या होती है, स्टेबल होती है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो ऑयल्स जो होते हैं, उनका यूज करते हैं हम एज ए एक्वस व्हीकल के लिए, एक्वस व्हीकल के तौर पर फॉर द सस्पेंशन ऑफ ड्रग सबस्टांस, जिसमें आपकी पेनिसिलिन आती है, जो कि अनस्टेबल होती है एक्वस मीडियम या एक्वस व्हीकल के लिए, एक्वस व्हीकल में, ठीक है। तो इस वजह से हम पेनिसिलिन के लिए हम व्हीकल कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ऑयल सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर ये क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कौन आ जाती है, आपकी कॉर्न ऑयल, है ना। तो कॉर्न ऑयल जो होती है ना गाइज, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट या व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, इंजेक्शंस के लिए या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। और कॉर्न ऑयल का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि आपके जो मक्का होता है ना, उसकी ऑयल की बात हो रही है, यानी मकई का जो तेल होता है ना, तो उसकी बात हो रही है ना। इसके अलावा आपका जो पीनट ऑयल, पीनट यानी आपकी जो मूंगफली का जो तेल है ना, उसको भी गाइज हम क्या करते हैं, एज ए सॉल्वेंट या व्हीकल या सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, इंजेक्शन के लिए, और व्हीकल के तौर पर हम यूज करते हैं, किसके लिए, लिनिमेंट के लिए, है ना। तो पीनट ऑयल को गाइज हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, किसके लिए, इंजेक्शन के लिए, और व्हीकल के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, किसके लिए, लिनिमेंट के लिए, है ना। तो ये हमारी पीनट ऑयल की बात हुई। इसके अलावा इसमें एक और आती है आपकी सेसेमी ऑयल, है ना, जिसे हम तिल का तेल कहते हैं, है ना। तो ये जो है सॉल्वेंट या व्हीकल के तौर पर जो है यूज की जाती है, किसके लिए, फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए, है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हीकल फॉर लोशंस एंड लिनिमेंट, है ना। इसके अलावा जो आपके लोशंस होते हैं, लिनिमेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी ये जो है व्हीकल के तौर पर जो है यूज की जाती है, कौन, आपकी सेसेमी ऑयल, है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो इस प्रकार आपके जो वाटर इमिसिबल जो सॉल्वेंट होते हैं ना गाइस, वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं, है ना। तो हमने नॉन एक्वस व्हीकल को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया था। पहला था वाटर मिसिबल सॉल्वेंट और दूसरा है वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट, है ना। तो वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट्स की अब हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स की, जिसके अंदर आती है आपकी एल्कोहल्स, है ना। अब एल्कोहल की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें सबसे पहली जो एल्कोहल आ जाएगी वो आएगी आपकी डिहाइड्रेटेड या एब्सोल्यूट एल्कोहल, जिसको हम इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं या फिर इथेनॉल भी बोलते हैं, है ना। जो कि क्लियर होती है, कलरलेस होती है, और क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, बर्निंग इसका टेस्ट होता है, और मिसिबल होती है किसके साथ, वाटर, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के साथ। कौन, आपकी एब्सोल्यूट एल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल कहते हैं, है ना। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज
ए सॉल्वेंट या को सॉल्वेंट फॉर मेनी ओरल प्रिपरेशंस लाइक एलिक्सर, लोशन, लिनिमेंट, और जो है ये रेयरली यूज की जाती है किसमें, पेरेंट्रल्स के लिए, है ना। तो आपकी जो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होती है जिसे हम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, है ना, तो इसका यूज हम किसकी तरह करते हैं गाइस, सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करते हैं, या फिर को सॉल्वेंट की तरह जो है हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, फॉर ओरल प्रिपरेशंस के लिए, जिसमें आपकी एलिक्सर, लोशन और लिनिमेंट वगैरह आती है ना। और साथ ही जो है हम इसका रेयरली जो है इसका यूज करते हैं किसमें, हमारी पेरेंट्रल प्रिपरेशंस में, किसको, हमारी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसे हम एब्सोल्यूट या डिहाइड्रेटेड अल्कोहल भी बोलते हैं, है। इसी प्रकार सेकंड जो हमारी अल्कोहल आती है गाइस अल्कोहल की कैटेगरी में, वो आती है हमारे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। तो इसका यूज भी गाइस हम किसकी तरह करते हैं, नॉन एक्वस व्हीकल के तौर पर जो है गाइस इसका यूज करते हैं किसमें, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो आपकी जो आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होती है ना गाइस, ये क्या होती है, कलरलेस होती है, वोलेटाइल होती है, ये भी क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, और मिक्सिबल होती है वाटर के साथ, ईथर के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना। इट इज जनरली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेनी कॉस्मेटिक्स एंड स्किन प्रिपरेशन, है ना। तो आपकी जो आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होती है ना गाइस, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, या सॉल्वेंट की तरह जो है हम इसका यूज करते हैं किसमें, कॉस्मेटिक्स या स्किन प्रिपरेशंस के लिए, है ना। इसके अलावा तीसरी आती है हमारी ग्लिसरॉल, है ना। तो हमारी जो ग्लिसरॉल जो होती है ना गाइस, है ना, इसको हम ग्लिसरीन कहते हैं, है ना। तो ये भी जो है सॉल्वेंट या नॉन एक्वस व्हीकल के तौर पर जो है यूज की जाती है किसमें, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। इसके अलावा ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, विस्कस होती है, विस्कस लिक्विड होता है, और हाइग्रोस्कोपिक होती है, और मिक्सिबल होती है किसके साथ, वाटर के साथ और अल्कोहल के साथ, है ना। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट या को सॉल्वेंट फॉर मेनी ओरल प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, है ना। तो ये आपकी जो ग्लिसरॉल होता है जिसे हम ग्लिसरीन कहते हैं, है ना, तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज की जाती है, या को सॉल्वेंट की तरह जो है ये यूज किया जाता है फॉर मेनी ओरल प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन ऐसी जो कि एक्सटर्नली जो है यूज की जाती है, तो उनकी प्रिपरेशंस में जो है हमारा जो ग्लिसरॉल होता है, जो ग्लिसरीन होती है, जो कि को सॉल्वेंट या सॉल्वेंट की तरह जो है यूज किया जाता है ना। इट इज वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, है ना। इसके अलावा आपका जो ग्लिसरॉल जो होता है ये गुड सॉल्वेंट होता है, या सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है किसके लिए, पेंट्स के लिए। और पेंट्स में कौन कौन आ गया, आपके थ्रोट पेंट आ गए, या फिर आपके बॉडी पेंट आ गए, है ना। तो बॉडी पेंट और जो आपके थ्रोट पेंट होते हैं, है ना, तो इनकी प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर जो क्या करते हैं गाइस, यूज करते हैं, क्योंकि ये बेटर सॉल्वेंट होता है किसके लिए, थ्रोट पेंट एंड बॉडी पेंट्स के लिए, है ना। इसके अलावा चौथी जो हमारा अल्कोहल की कैटेगरी में चौथा जो हमारा पॉइंट आता है गाइज, वो आता है हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, है ना। तो जो प्रोपाइलिन जो ग्लाइकोल होता है ना गाइज, ये भी हमारे अल्कोहल की कैटेगरी में आता है, जो कि एक प्रकार से वाटर मिक्सिबल सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसको हम नॉन एक्वस व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं किसमें, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। इसके अलावा आपका जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, विस्कस होता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, मिक्सिबल होता है किसके साथ, वाटर के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और एसीटोन के साथ, है ना। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर मेनी लिक्विड प्रिपरेशंस लाइक सिरप, है ना, एलिक्सर और लोशन एंड लिनिमेंट, है ना। तो आपका जो प्रोपाइलिन जो ग्लाइकोल होता है ना गाइस, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं किसमें, मेनी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जैसे कि आपकी सिरप आ गई, एलिक्सर आ गया, है ना, लोशन आ गया, लिनिमेंट आ गया। इसके अलावा जो है इंजेक्शंस की प्रिपरेशन में भी जो है गाइस इसका हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पर जो है यूज करते हैं, जैसे कि बारबिचुरेट्स एंड डिगॉक्सिन, है ना। तो इनकी प्रिपरेशन में भी हम क्या करते हैं गाइस, हमारी जो प्रोपाइलिन जो है ग्लाइकोल जो है इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर हम यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी बात किसके बारे में है फ्रेंड्स, हमारे वाटर मिक्सिबल सॉल्वेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आपके जो वाटर मिक्सिबल जो सॉल्वेंट है गाइस, वो यहाँ पर क्या होते हैं गाइस, आपके कंप्लीट होते हैं, है ना। तो एक तरीके से हमारा जो व्हीकल है, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सिपिएंट था, वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे स्टेबलाइजर की, है ना, जो कि हमारा सेकंड एक्सिपिएंट है, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज किया जाता है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेबलाइजर है, तो ये क्या करेगा कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा, या फिर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करेगा, है ना। दे आर यूज्ड टू stabilize the pharmaceutical preparation which are required to be stored for a longer period of time। यानी कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय तक क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को स्टेबलाइज करने का काम या फिर इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, हमारे स्टेबलाइजर करते हैं, है ना। तो इस वजह से हम स्टेबलाइजर को गाइस क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, है ना। ड्यूरिंग स्टोरेज
some factors like change in pH, oxidation, hydrolysis, microbial growth etc affect the stability of pharmaceutical preparation, है ना। क्योंकि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय तक क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। तो स्टोरेज के दौरान क्या हो सकता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में पीएच चेंजेस जो है वो हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके अंदर हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगे कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी को ये क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको डिक्रीज कर देंगे या फिर ख़राब कर देंगे, है ना। टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना। तो अगर स्टोरेज कंडीशन के दौरान या स्टोरेज के दौरान अगर इस तरीके के चेंजेस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में पीएच चेंजेस देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है, या फिर उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, या फिर उसके अंदर क्या हो रही है, माइक्रोबियल ग्रोथ अगर हो रही है ना, तो इनको अवॉइड करने के लिए या फिर इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स को गाइस क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, है ना। जैसे कि आपके प्रिजर्वेटिव्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए और आपके बफर आ गए, है ना। तो ये क्या है, आपके स्टेबलाइजर्स हैं जिनको किसके अंदर हम ऐड करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर ऐड करते हैं या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं, है ना। तो प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, अगर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रही है, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ अगर हो रही है ना, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ अगर देखने को मिल रही है ना, तो प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, उसको इनिबिट करेंगे या प्रिवेंट करने का काम करेंगे या रोकने का काम करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह हो रही है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह को जो है रोकने का काम करेंगे, है ना। इसके अलावा बफर क्या करेंगे, अगर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर अगर पीएच चेंजेस हो रहा है ना, तो पीएच चेंजेस को रोकने का काम कौन करेंगे, हमारे बफर करेंगे, है ना। तो ये सारे क्या है गाइस, आपके स्टेबलाइजर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, ताकि हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे जब हम उसको स्टोर करें लंबे समय तक, है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि स्टेबलाइजर के एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसमें आपका बेंजोइक एसिड आता है जो कि 0.1% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो कि एक्ट करता है एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं सॉरी स्टेबलाइजर, है ना। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड और या फिर सैलिसाइलेट, है ना, तो ये भी क्या है, आपके स्टेबलाइजर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। इसके अलावा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, है ना, तो ये भी क्या है, आपका एक प्रकार से स्टेबलाइजर है जिसको हम ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से ये गाइस क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्टेबलाइजर के, है ना। तो इस तरीके से हमारे स्टेबलाइजर्स को गाइस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, ताकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे जब हम उसको स्टोर करें लंबे समय तक। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे प्रिजर्वेटिव्स की, है ना, जो कि हमारा तीसरा एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज किया जाता है ना। दीज आर द एजेंट्स एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू अवॉइड कंटामिनेशन बाई माइक्रोबियल ग्रोथ, thus प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, है ना। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है ना, इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है ना, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर फिर क्या हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है ना। और ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ना, ये क्या करती है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है ना, इसको स्पॉइलेज कर देती है, यानी कि इसको स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है ना। तो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को स्पॉइल होने से बचाने के लिए और इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इसके अंदर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को गाइस क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, है ना। अगर प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें वही आपका बेंजोइक एसिड आ गया, है ना, जो कि एक प्रकार से स्टेबलाइजर की तरह भी काम करता है और प्रिजर्वेटिव की तरह भी जो है ये काम करता है ना। और ये जो है 0.1% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में जो है यूज़ किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो कि स्टेबलाइजर की तरह और प्रिजर्वेटिव की तरह जो है ये काम करता है ना। इसके अलावा सुक्रोज सॉल्यूशन, तो आपका जो सुक्रोज सॉल्यूशन होता है गाइज, ये भी जो है प्रिजर्वेटिव की तरह जो है काम करता है ना। एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव इन कंसंट्रेशन ऑफ 85% वेट बाई वॉल्यूम ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट, है ना। तो अगर हम सुक्रोज सॉल्यूशन को 85% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में अगर यूज करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, तो ये किसकी तरह काम करेगा, प्रिजर्वेटिव की तरह ये जो है एक्ट करेगा किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से,
है ना। और कई बार तो आपने सुना भी होगा कि हम जो है सिरप में जो है प्रिजर्वेटिव का जो है यूज़ नहीं करते, है ना, क्योंकि सिरप क्या होती है, हाई कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होती है, किसका, सुक्रोज का, है ना। तो आपका जो सुक्रोज सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर क्या किसकी तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह जो है काम करता है ना। तो इस वजह से हम सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव जो है ऐड नहीं करते, है ना। तो आपका जो सुक्रोज सॉल्यूशन होता है गाइस, ये भी किसकी तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जब हम इसको 85% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं, किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो ये जो है प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से, है ना। इसके अलावा आपका फिनोल आता है ना, जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो फिनोल को हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, आपका एक प्रकार से प्रिजर्वेटिव है, यानी कि प्रिजर्वेटिव की तरह ये जो है काम करेगा, है ना। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ 0.5% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि अगर हम फिनोल को अगर 0.5% वेट बाई वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे, किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, तो आपका जो फिनोल जो है गाइस, वो जो है प्रिजर्वेटिव की तरह जो है ये काम करेगा। इसके अलावा 6.4% वेट की कंसंट्रेशन में हम इसको किसके अंदर ऐड करते हैं, ईयर ड्रॉप के अंदर जो है इसका यूज़ करते हैं या ऐड करते हैं, है ना। तो ईयर ड्रॉप में जो है ये 6.4% वेट की कंसंट्रेशन में किसकी तरह काम करेगा, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, किसमें, आपकी ईयर ड्रॉप में, है ना। इसके अलावा बेंजलकोनियम क्लोराइड, है ना, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड भी क्या है, एक प्रकार से आपका प्रिजर्वेटिव है ना। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड एंड सैलिसाइलेट, है ना, तो ये भी क्या है, आपके प्रिजर्वेटिव की तरह जो है काम करते हैं और स्टेबलाइजर की तरह जो है ये काम करते हैं, है ना। इसके अलावा मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन, तो ये भी क्या है, आपके एक प्रकार से प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है गाइज, हमारे प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स की, है ना, जो कि हमारा चौथा एक्सिपिएंट है, जो कि हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। और सस्पेंडिंग एजेंट का हम मेनली यूज़ किसके लिए करते हैं, सस्पेंशन के लिए करते हैं, है ना। सस्पेंडिंग एजेंट्स आर सबस्टांसेस दैट आर यूज्ड टू कीप फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम, है ना। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स हमारे ऐसे सबस्टांस होते हैं, है ना, जिनका यूज़ तब किया जाता है जब हम फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग्स को गाइस क्या करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं, किसके अंदर, हमारे लिक्विड मीडियम के अंदर, है ना। क्योंकि सस्पेंशन वाले चैप्टर में फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि जब हम कोई भी सस्पेंशन बनाते हैं, है ना, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि हमारी जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल जो ड्रग होती है गाइस, है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, किसके अंदर, हमारे लिक्विड मीडियम के अंदर या फिर हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, है ना। बट हमारी जो ड्रग होती है ना गाइस, ये इनसॉल्युबल होती है, किसके अंदर, हमारे लिक्विड मीडियम के अंदर या फिर हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, है ना। तो इस वजह से फिर क्या होने लगता है कि हमारे जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल जो ड्रग्स का गाइस क्या होने लगता है, सेडिमेंटेशन होने लगता है ना। यानी कि जो हमारी फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल जो ड्रग है गाइस, ये सेटल डाउन होकर हमारा जो कंटेनर है उसके बॉटम वाले पार्ट पर जाकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और वहां पर जाकर क्या करने लगती है, केक फॉर्मेशन करने लगती है ना। तो केक फॉर्मेशन को रोकने के लिए और फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग्स को लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सस्पेंडिंग एजेंट ऐसा क्या करेंगे कि ये जो है हमारी जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल जो ड्रग है इसको जो है लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड कर देंगे, है ना। तो ये एजेंट क्या करेंगे फ्रेंड्स, दीज एजेंट्स इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो आपकी जो सस्पेंडिंग जो एजेंट्स होते हैं ना गाइज, ये क्या करते हैं कि हमारा जो लिक्विड मीडियम होता है जिसे हम डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं ना, उसकी विस्कोसिटी को ये क्या कर देते हैं गाइज, इंक्रीज कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, है ना। विच रिड्यूस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन, है ना। तो फिर इससे होगा क्या, अगर आपके डिस्पर्जन मीडियम की या फिर हमारा जो लिक्विड मीडियम है, अगर इसकी विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, है ना, तो हमारी जो डिस्पर्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है सस्पेंशन के अंदर, यानी कि हमारे जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल जो ड्रग प्रेजेंट है हमारे सस्पेंशन के अंदर, है ना, तो इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारी फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग का अगर सेडिमेंटेशन नहीं होगा, है ना, यानी कि अगर वो सेटल डाउन होकर हमारे कंटेनर के बॉटम वाले पार्ट पर जाकर जमा नहीं होगी, है ना, तो फिर यहाँ पर जो है केक फॉर्मेशन भी नहीं होगा, है ना। तो केक फॉर्मेशन को रोकने के लिए और फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग को लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अभी भी ये चीज़ें फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आई है ना, तो हम इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, क्यों जो है हम इनको जो है सस्पेंशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, और कैसे जो है सस्पेंडिंग एजेंट काम करते हैं, है ना। तो अब हम इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को समझेंगे कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम कुछ सस्पेंशन बना रहे हैं, है ना। तो सस्पेंशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, है ना, जो कि हमारा लिक्विड मीडियम भी हो सकता है या फिर इसको हम जो है सॉल्वेंट मीडियम भी बोल सकते हैं, है ना। और एक ले ली मैंने डिस्पर्स फेज, है ना, जो कि हमारी फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग की है ना। तो सस्पेंशन बनाने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग है गाइस, इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया किसके अंदर, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, है ना। और अच्छे से मतलब इनको एक दूसरे के साथ मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, है ना। तो मुझे जो है कुछ इस प्रकार का सस्पेंशन मिल जाएगा, है ना। अब इस सस्पेंशन को गाइस मैंने क्या किया, कुछ समय के लिए रख दिया, है ना। और कुछ समय बाद जब मैंने वापस इस सस्पेंशन को देखा तो मुझे क्या देखने को मिला कि जो सस्पेंशन हमारा पहले था अब वो वैसा नहीं रहा, यानी कि हमारे सस्पेंशन के अंदर क्या हो चुके हैं, कुछ चेंजेस हो चुके हैं, है ना। और चेंजेस क्या हो चुके हैं कि हमारी जो ड्रग इस तरीके से प्रेजेंट थी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थी हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर या फिर हमारे सस्पेंशन के अंदर, है ना, अब वो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। यानी कि हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन होकर हमारे कंटेनर के बॉटम वाले पार्ट में जाकर क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या कर लिया, केक फॉर्मेशन कर ली, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, केक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग की जो सेडिमेंटेशन रेट है ना गाइज, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, केक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ना। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, तो सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो ड्रग पार्टिकल्स है ना गाइज, है ना, ये जो है धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जो है सेडिमेंट होने लगते हैं, नीचे की तरफ जो है सेटल डाउन होने लगते हैं, है ना, और नीचे जाकर जो है जमा हो जाते हैं, हाँ। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, है ना। और जिस रेट से ये सेडिमेंटेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट केस में हमको केक फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग की जो सेडिमेंटेशन रेट है हमारे सस्पेंशन के अंदर या डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है इस वजह से, है ना। तो फर्स्ट केस में हमको केक फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ना। अब हमने क्या किया गाइस, फिर से कोई सस्पेंशन बनाया, है ना, लेकिन इस बार हमने क्या किया, सस्पेंडिंग एजेंट को हमने जो है ऐड कर दिया हमारे सस्पेंशन के अंदर, है ना। तो मुझे जो है कुछ इस प्रकार का सस्पेंशन मिल जाएगा, है ना। अब इस सस्पेंशन को गाइस मैंने क्या किया, फिर से जो है कुछ समय के लिए रख दिया, है ना। और कुछ समय बाद जब मैंने वापस से मैंने सस्पेंशन को देखा तो मुझे क्या देखने को मिला कि जो सस्पेंशन हमारा पहले था अब भी वैसा का वैसा ही है, यानी कि हमारे सस्पेंशन के अंदर कोई भी चेंजेस जो है देखने को नहीं मिले, है ना। इसके अंदर किसी भी तरीके की केक फॉर्मेशन जो है हमारे सस्पेंशन के अंदर देखने को नहीं मिली है ना। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया इस वजह से, है ना। तो सस्पेंडिंग एजेंट ने यहाँ पर क्या किया है, केक फॉर्मेशन को जो है रोकने का काम किया है ना। अब ये केक फॉर्मेशन को कैसे रोका है इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम था उसकी विस्कोसिटी को गाइस क्या कर दिया, सस्पेंडिंग एजेंट ने इंक्रीज कर दी है ना। तो डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी यहाँ पर क्या हो गई है गाइस, इंक्रीज हो गई है हमारे सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से, है ना। तो इससे फिर क्या हो गया कि हमारी जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग की जो सेडिमेंटेशन रेट थी ना गाइस, वो यहाँ पर क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, स्लो हो गई है ना। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है केक फॉर्मेशन जो है हमें किसी भी तरीके की मतलब केक फॉर्मेशन जो है हमारे सस्पेंशन के अंदर हमको देखने को नहीं मिली है ना। तो सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं गाइस, केक फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, है ना। और एक स्टेबल सस्पेंशन जो है हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, हमारे डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी होती है गाइस, इसको ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग की जो सेडिमेंटेशन रेट होती है गाइस, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इससे जो है फिर यहाँ पर जो है हमें केक फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है ना। और इस तरीके से जो है हमें एक स्टेबल सस्पेंशन यहाँ पर हमें जो है मिल जाता है सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करके, है ना। तो इस तरीके से हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि स्टेबल सस्पेंशन जो है बना सकते हैं, है ना। तो आई होप कि सस्पेंडिंग एजेंट आपको समझ में आए होंगे। अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गए, है ना। तो इसके अंदर आ गए आपके कार्बोमर, ठीक है। तो कार्बोमर एक तरीके से क्या है, आपका सस्पेंडिंग एजेंट है ना। इसके अलावा मिथाइल सेलुलोज, ये भी सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। इसके अलावा CMC, जिसे हम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भी कहते हैं, तो ये भी जो है सस्पेंडिंग एजेंट की तरह जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एकेसिया एंड ट्रेगागेंथ, है ना। तो एकेसिया और ट्रेगागेंथ, है ना, जो है इसको भी गाइस जो है यूज़ किया जाता है एज ए जो है सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर, है ना। और लास्ट है आपका बेंटोनाइट, है ना। तो बेंटोनाइट भी गाइज यूज किया जाता है किसकी तरह, एज ए सस्पेंडिंग एजेंट की तरह, है ना। तो ये तो गाइज हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की बात हुई।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, जो कि हमारा पांचवा एक्सीपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। और इमल्सिफाइंग एजेंट्स का मेनली यूज़ हम इमल्शन के लिए करते हैं, है ना। तो इमल्शन की प्रिपरेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे के रीज़न को भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। दीज एजेंट्स रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर, thus make them miscible with each other and form a stable emulsion, है ना। तो इमल्शन वाले चैप्टर में फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि जब हम कोई भी इमल्शन बनाते हैं ना, है ना, तो इमल्शन को बनाने के लिए हम दो फेजेस का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक फेज हमारी ऑयल की होती है और एक फेज होती है हमारी वाटर की, है ना। तो इन दोनों फेजेस का यूज़ करके फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इमल्शन को बनाते हैं, है ना। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो ऑयल और जो वाटर फेज होती है ना गाइज, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, इमिसिबल होती है ना। कहने का मतलब है कि ऑयल और जो वाटर होता है ना गाइज, वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, इमिसिबल होता है, क्योंकि ऑयल और वाटर के बीच में इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है ना। तो इंटरफेशियल टेंशन के होने की वजह से ऑयल और जो आपकी वाटर फेज जो है ना गाइज, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, इमिसिबल होती है ना। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑयल और वाटर फेज अगर एक दूसरे के साथ इमिसिबल है, तो यहाँ पर फिर हम जो है इमल्शन नहीं बना सकते, है ना। और अगर हमें इमल्शन बनाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो ऑयल और जो वाटर फेज है ना गाइज, उनको एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, मिसिबल करना पड़ेगा, है ना। तो ऑयल और वाटर फेज को एक दूसरे के साथ मिसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, दीज एजेंट्स रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ना गाइस, ये क्या करेंगे कि आपकी जो ऑयल और जो वाटर फेज है ना गाइस, इसके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है ना, उसको ये क्या कर देंगे गाइस, रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि आपकी जो ऑयल और जो वाटर फेज है ना गाइस, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिसिबल हो जाएगी, है ना। जिससे फिर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक स्टेबल इमल्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, है ना। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करके हम एक स्टेबल इमल्शन बनाते हैं टू इमिसिबल लिक्विड से लाइक ऑयल एंड वाटर, है ना। इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज इमल्जेंट्स या इमल्सिफायर, है ना। इसके अलावा हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स को इमल्जेंट्स या इमल्सिफायर भी कहते हैं, है ना। अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर आपका एकेशिया आ गया, है ना, ट्रेगाकैंथ आ गया आपका, और आपका स्टार्च आ गया, है ना। तो ये क्या है, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के, क्योंकि आपका ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट का ये जो टॉपिक है ना गाइस, ये इमल्सन वाले चैप्टर में भी है ना। और इस टॉपिक के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, है ना, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हमने इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है डिस्कस किया था, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस किया था, और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के पूरे क्लासिफिकेशन को भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, है ना। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जो है आई बटन में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है ये वीडियो जो है देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है गाइज, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। आई होप कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे सोलुबलाइजिंग एजेंट्स के बारे में, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, सोलुबलाइजर भी कहते हैं, और ये हमारा छठा एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सोलुबलाइजिंग एजेंट्स ऐसा क्या काम करते हैं कि हम जो है इनको लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर हम जो है इनको ऐड करते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं ना, तो उस दौरान क्या होती है कि हमारी कुछ जो ड्रग्स होती है ना गाइज, वो पुअरली सोलुबल होती है या स्लाइटली सोलुबल होती है या इनसोलुबल होती है हमारे सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना। तो अगर हमारी ड्रग पुअरली सोलुबल है, स्लाइटली सोलुबल है या इनसोलुबल है हमारे सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर, है ना। और जब हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही अफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुँचेगी,
है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो ड्रग है ना गाइस, वो पूरी तरीके से सोल्यूबल ही नहीं है, यानी कि या तो वो पुअरली सोल्यूबल है या स्लाइटली सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना। तो अगर हमारी ड्रग सोल्यूबल ही नहीं होगी सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना, तो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। और जब हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाएगा तो हमारी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है गाइस, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अफेक्ट हो जाएगी, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है ना गाइस, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। और हमारी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के अंदर कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आपका एब्जॉर्प्शन आ गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, है ना, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आ गया और आपका एक्सक्रीशन आ गया, है ना। क्योंकि अगर ड्रग पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होगी सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग का एक्सक्रीशन भी यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और ना ही हमें कोई भी थेरापेटिक एक्शन या कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे ये चारों के चारों जो पैरामीटर्स है ना गाइज, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं गाइज, अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी ड्रग का पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से सोल्यूबल होना ज़रूरी है हमारे सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि पुअरली सोल्यूबल है या स्लाइटली सोल्यूबल है सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना, और ऐसी ड्रग से आप कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हो, है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके की ड्रग्स की सोल्युबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में हम क्या करेंगे, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स को हम जो है ऐड करेंगे, है ना। तो सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे कि हमारी पुअरली सोल्युबल जो ड्रग है ना गाइज, इसकी सोल्युबिलिटी को ये क्या कर देंगे, इन्हेंस कर देंगे, है ना। तो सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स इज एन एक्सिपिएंट दैट इज एडेड टू द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इन ऑर्डर टू इनहेंस द सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग, है ना। तो पुअरली सोल्युबल ड्रग की सोल्युबिलिटी को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स का जो है यूज़ करते हैं, या फिर हम इनको जो है ऐड करते हैं किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर या लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। देयर बाई इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग ड्रग, है ना। तो अगर हमारी ड्रग जो है पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से सोल्यूबल हो जाएगी हमारे सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा खासा होगा, है ना। और जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारा जो भी एपीआई है या फिर हमारी जो भी ड्रग है ना, उसकी यहाँ पर जो बायो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हमारी ड्रग का प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से सोल्यूबल होना ज़रूरी है हमारे सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, है ना। और अगर आपकी ड्रग पुअरली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है ना, तो उसकी सोल्युबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स को ऐड करेंगे किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। अगर हम सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आगे आपके साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स आ गए, सर्फेक्टेंट्स आ गए, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर्स आ गए, जिन्हें हम ट्विन सीरीज भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो इसमें कौन कौन आ गए, आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट्स आ गए, है ना। तो ये भी किसकी तरह काम करते हैं, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स की तरह जो है काम करते हैं, है ना। और सुपर डिसइंटीग्रेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आपके क्रॉस पोविडोन आ गया, है ना, क्रॉस कार्मिलो सोडियम आ गया, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट आ गया, है ना। तो ये क्या है गाइज, आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट्स हैं, है ना, जिनको हम सोल्युबलाइजर की तरह जो है यूज़ करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं कि हमारे जो पुअरली वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है गाइस, है ना, उसके डिसोल्यूशन रेट को या फिर उसकी सोल्युबिलिटी को ये क्या कर देते हैं गाइस, इनहेंस कर देते हैं, है ना। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स को भी जो है गाइस हम एज ए सोल्युबलाइजर या एज ए सोल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह जो है इनका जो है हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे कलरिंग एजेंट्स की, है ना, जो कि हमारा 7वां एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये कलरिंग एजेंट है ना। तो क्या करेगा, कलर वगैरह जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा किसको, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म को, है ना। तो कलरिंग एजेंट्स आर जनरली एडेड to liquid preparation to mask unpleasant appearance and impart an appropriate color to
फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, है ना। तो कलरिंग एजेंट्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो क्या करते हैं, हमारी लिक्विड प्रिपरेशन के अनप्लीजेंट अपीयरेंस को मास्क करने का काम करते हैं, है ना। अनप्लीजेंट अपीयरेंस मतलब यानी कि हमारी जो लिक्विड प्रिपरेशन है ना, अगर उसकी उपस्थिति जो है वो अच्छी खासी नहीं है ना, यानी कि वो दिखने में अच्छी खासी नहीं है, कलर उसका अच्छा खासा नहीं है ना, तो इस तरीके के अनप्लीजेंट अपीयरेंस को ये मास्क करने का काम करते हैं, है ना। एंड इम्पार्ट एन एप्रोप्रिएट कलर टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, और हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक एप्रोप्रिएट, एक उपयुक्त कलर, एक अच्छा खासा कलर जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे कलरिंग एजेंट्स, है ना। तो कलरिंग एजेंट्स हमारे दो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन के अनप्लीजेंट अपीयरेंस को मास्क करने का काम करते हैं, है ना। और सेकंड काम क्या करते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक एप्रोप्रिएट कलर, एक उपयुक्त कलर, एक अच्छा खासा कलर जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है ना। और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है हमारे पेशेंट के लिए, है ना। यानी कि हमारा पेशेंट जो है वो ईजिली जो है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। इसके अलावा कलरिंग एजेंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म मस्ट बी सर्टिफाइड बाय FDA, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, है ना। तो जो भी कलरिंग एजेंट्स हम ऐड कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, वो सारे के सारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार FDA से क्या होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना। तो FDA द्वारा सर्टिफाइड कलरिंग एजेंट्स को ही गाइज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे या ऐड करेंगे किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर, है ना। और यहाँ पर ये जो एक्ट आया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो एक्ट आया है यहाँ पर, इस एक्ट के बारे में फ्रेंड्स अभी आप नहीं पढ़ोगे, है ना। आपकी एक सब्जेक्ट आएगी 5th सेमेस्टर में, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, है ना। तो उस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस टॉपिक को उस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ोगे, है ना। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशंस आर कलर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन, है ना। तो फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर हम कलरिंग एजेंट का यूज करके हम उसको कलर कर रहे हैं, है ना। तो फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन को हम कलर कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, तो उन्हीं रीजंस को फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला रीजन क्या है, टू इंक्रीज देयर एक्सेप्टेबिलिटी टू पेशेंट, है ना। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर कलरिंग एजेंट का यूज करके हम उसको कलर करते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारी फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है गाइज वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी हमारे पेशेंट के लिए, है ना। तो हमारा जो पेशेंट है ना गाइज वो क्या करेगा, हमारी फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन को जो है ईजिली जो है एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। क्योंकि अगर हम फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर कलरिंग एजेंट का यूज करके हम उसको कलर कर देंगे, है ना, एक अच्छा खासा एक एप्रोप्रिएट कलर जो है उसको प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन है गाइज वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी, अच्छी दिखेगी और हमारे पेशेंट को भी पसंद आएगी, है ना। तो हमारा जो पेशेंट है गाइज वो फिर जो है उसको जो है ईजिली जो है एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन की एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, कलरिंग एजेंट को ऐड करते हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन को जो है हम कलर करते हैं, है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, है ना, तो आपके जो कलर्ड टॉनिक्स आते हैं, चेरी रेड कफ मिक्सर जो आते हैं गाइस, इनके अंदर हम क्या करते हैं गाइस, कलरिंग एजेंट का यूज करके हम इनको कलर करते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना गाइस, वो जो है इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं और इनको जो है ईजिली जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा सेकंड रीजन क्या है ना, फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं गाइस, कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं, है ना। तो कलर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं गाइस, प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा तीसरा रीजन क्या है, टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, है ना। और एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं गाइस, कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा चौथा रीजन क्या है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड एस्टैब्लिश ब्रांड नेम, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, और ब्रांड नेम को एस्टैब्लिश करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस कलरिंग एजेंट का यूज किया जाता है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, है ना, तो यहाँ पर हमारी डाबर कंपनी है ना, ये हमारी इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है जो कि डाबर के प्रोडक्ट बनाती है ना। तो इसकी एक लिक्विड प्रिपरेशन आती है मार्केट में लाल तेल के नाम से, जो कि रेड होता है कलर में, है ना। तो डाबर कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है गाइस, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, है ना, अपने ब्रांड नेम को भी स्टैब्लिश कर रही है ना, और अपने प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी को भी गाइस क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, किसका यूज करके, कलर का यूज करके, है ना। और डाबर कंपनी कौन सा कलर यूज करती है, रेड कलर यूज करती है ना, क्योंकि डाबर लाल तेल जो आता है ना गाइस वो रेड कलर में आता है ना, और नाम भी इसका लाल तेल है ना। और इसकी जो लेबलिंग और पैकेजिंग आती है ना गाइस, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है रेड कलर का यूज किया जाता है
है ना। तो डाबर कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेड कलर का यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए और अपने ब्रांड नेम को इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। और इससे हमारे कस्टमर को भी जो है बहुत बड़ी हेल्प मिलती है ना। और वो जो है कंफ्यूज नहीं होता है और ईजिली जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर लेता है, इसके ब्रांड नेम को जो है आइडेंटिफाई कर लेता है ना। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स, है ना, जिनके लिए हम क्या करते हैं गाइस, कलरिंग एजेंट्स को गाइस हम ऐड करते हैं किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशंस के अंदर, है ना। अब हम बात करेंगे हमारे कलरिंग एजेंट्स के क्लासिफिकेशन की, है ना। तो हमारे जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं ना गाइस, इनको जो है दो क्लासेस के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है ना। पहला है नेचुरल कलरिंग एजेंट्स, है ना, और दूसरा है सिंथेटिक कलर्स, है ना, या सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स, है ना। नेचुरल कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, है ना। और सिंथेटिक कलर्स क्या होते हैं, जिनको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी या इंडस्ट्री के अंदर, है ना, यानी इनको लेबोरेटरी और इंडस्ट्री के अंदर इनको जो है बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नेचुरल कलरिंग एजेंट्स की, है ना। नेचुरल कलरिंग एजेंट्स है तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो है नेचुरल सोर्सेज से जो है ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, जैसे कि आपका मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स और आपका एनिमल सोर्सेज, है ना। तो ये क्या है गाइस, आपके नेचुरल सोर्सेज है ना। तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, है ना। तो नेचुरल कलरिंग एजेंट कहाँ से डिराइव्ड किए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, जैसे कि आपके मिनरल सोर्स आ गए, प्लांट सोर्स आ गए और आपका एनिमल सोर्सेज आ गए, है ना। अब नेचुरल कलरिंग एजेंट की क्लास में फर्स्ट जो हमारा कलर आता है ना गाइस, वो आता है हमारा मिनरल कलर, है ना, जिन्हें हम पिगमेंट्स भी कहते हैं या फिर हम इनको मिनरल पिगमेंट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल सोर्सेस, है ना। तो जो मिनरल कलर होते हैं ना गाइस, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, मिनरल सोर्सेज से जो है ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कलर लोशन, कॉस्मेटिक्स एंड अदर टॉपिकल प्रिपरेशन, है ना। तो इनको जो है कलर लोशन में जो है इनका यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी जो है इनका यूज़ किया जाता है और अदर टॉपिकल प्रिपरेशन में भी जो है मिनरल कलर का या मिनरल पिगमेंट्स का जो है यूज़ किया जाता है ना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, यानी मिनरल कलर्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गया, इसके अंदर आपका फेरिक ऑक्साइड आ गया, लेड, क्रोमेट आ गया और आपका पर्शियन ब्लू आ गया, है ना। तो ये गाइस क्या है, आपके मिनरल पिगमेंट्स हैं या फिर आपके मिनरल कलर्स हैं, है ना, जो कि मिनरल सोर्सेज से जो है ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, है ना। नेचुरल कलरिंग एजेंट की क्लास में सेकंड जो हमारा कलर आता है गाइस, वो आता है हमारा प्लांट कलर आता है ना। और ये प्लांट कलर है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट सोर्सेज से जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है ना। तो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग प्लांट मटेरियल, है ना। तो आपके जो प्लांट कलर होते हैं ना गाइस, है ना, इनको जो है प्लांट मटेरियल्स को जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है ना। यानी कि ये प्लांट मटेरियल से जो है ये ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना। अब प्लांट कलर से कौन कौन से कलर ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट से या प्लांट मटेरियल से जो है कौन कौन से जो है कलर ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना। तो अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपका क्लोरोफिल आ जाता है ना, एलिजेरिन आ जाता है, बीटा कैरोटीन्स आ जाते हैं, इंडिगो आ जाता है ना, आपका एंथोसाइनिन आ जाता है और आपके फ्लेवोन्स आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है गाइस, हमारे प्लांट कलर हैं, है ना, जो कि प्लांट मटेरियल से जो है ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा नेचुरल कलरिंग एजेंट की क्लास में तीसरा हमारा जो कलर आता है गाइस, वो आता है हमारा एनिमल कलर, है ना, जो कि एनिमल सोर्सेज से जो है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है ना। और एनिमल सोर्सेज से कौन कौन से कलर ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, तो इसमें आपका कार्बनिक एसिड आ गया और आपका टायरियन पर्पल आ गया, है ना। आपका जो कार्बनिक एसिड जो होता है ना गाइस, ये एक प्रकार से कंपाउंड होता है ना, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है और ये कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, कोचिनियल ऑफ द इंसेक्ट, है ना, यानी कि जो कोचिनियल इंसेक्ट होता है ना गाइस, इससे जो है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है आपका कार्बनिक एसिड, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है ना। और ये आपका जो कोचिनियल जो इंसेक्ट होता है ना गाइस, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है डेक्टिलोपियस कोकस, है ना। ये इसका क्या होता है गाइस, साइंटिफिक नेम होता है ना। इसे हम कोकस कैक्टी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है मेनली जो है कैक्टस के ऊपर पाया जाता है ना। सेकंड जो कलर है वो है आपका टायरियन पर्पल, ये भी जो है एनिमल सोर्सेज से जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है ना। और टायरियन पर्पल जो है गाइस कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, म्यूरेक्स ब्रंडर इससे जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है, जो कि एक प्रकार से क्या होता है, सी स्नेल होता है ना। तो कार्बनिक एसिड जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है और टायरियन पर्पल जो है, ये दोनों जो कलर है गाइस, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, एनिमल सोर्सेज से जो है ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे सिंथेटिक कलर्स की, है ना, जो कि हमारे कलरिंग एजेंट की सेकंड क्लास है ना। और सिंथेटिक कलर्स क्या होते हैं, तो सिंथेटिक कलर्स वे कलर्स होते हैं जिनको जो है सिंथेसाइज किया जाता है कहाँ पर, लेबोरेटरीज के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। यानी कि हमारे जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं इनको जो है लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो है बनाया जाता
है ना। तो दीज आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, है ना, यानी कि हमारे जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं इनको जो है लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो है सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है ना। अगर हम हमारे सिंथेटिक कलर्स के एग्जांपल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर आपका कार्मेल कलर आ गया, है ना, जो कि एक प्रकार से क्या है, हमारा सिंथेटिक कलर है ना। इसके अलावा आपका कोलतार कलर आ गया, है ना। तो ये भी क्या है गाइज, हमारा एक प्रकार से सिंथेटिक कलर है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, है ना। और कोलतार कलर के अंदर कौन कौन आ गया, तो कोलतार कलर के अंदर आपका एमरेंथ आ गया, है ना, ब्रिलियंट ब्लू FCF आ गया और आपका इरिथ्रोसिन आ गया, है ना। तो ये क्या है गाइज, हमारे कोलतार कलर है ना। तो कार्मेल और कोलतार कलर, है ना, ये दोनों क्या है गाइज, हमारे सिंथेटिक कलर्स हैं जो कि सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। तो ये गाइज क्या है, हमारे सिंथेटिक कलर्स के एग्जांपल्स है ना। तो यहाँ पर हमारे कलरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में, जो कि हमारा 8वां एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। अब फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐसा क्या काम करते हैं कि हम जो है इनको लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं ना, खासकर अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें, है ना, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, कई ऐसे एक्टिव मेडिकामेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना, जिनका जो टेस्ट जो होता है गाइज वो अच्छा खासा नहीं होता है ना, और इनका ऑर्डर भी जो है गाइज अच्छा खासा नहीं होता है ना, यानी कि अनप्लीजेंट ही टेस्ट होता है और अनप्लीजेंट ही क्या होता है, ऑर्डर होता है ना। तो अगर ऐसे एक्टिव मेडिकामेंट से अगर हम कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाएंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म को अनप्लीजेंट टेस्ट, है ना, और अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, फिर हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो टेस्ट है गाइस वो अच्छा खासा नहीं रहेगा, है ना, और उसका ऑर्डर भी जो है अच्छा खासा नहीं रहेगा, है ना, यानी कि उसका टेस्ट और ऑर्डर जो है ख़राब हो जाएगा, है ना। और जब टेस्ट और ऑर्डर ही अच्छा खासा नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी पेशेंट है वो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खासकर हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जो है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेने से जो है मना कर देंगे, है ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एक्टिव मेडिकामेंट्स हैं जिनका टेस्ट अच्छा खासा नहीं है, ऑर्डर अच्छा खासा नहीं है ना, और ऐसे मेडिकामेंट से अगर आप कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हो, है ना, तो इनके अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट ऑर्डर को मास्क करने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट एंड टू मेक मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू पेशेंट स्पेशली चिल्ड्रंस, है ना। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स फ्रेंड्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एक्टिव मेडिकामेंट के अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट ऑर्डर को मास्क करते हैं और हमारी मेडिसिन को क्या बनाते हैं, और भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाते हैं, जिससे हमारा जो पेशेंट है वो हमारी मेडिसिन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। खासकर जो चिल्ड्रंस जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो भी जो है हमारी मेडिसिन को या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। और मार्केट में फ्रेंड्स आपने बहुत सारी ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन भी देखी होगी, है ना, जिनमें जो है अलग अलग जो है फ्लेवर यूज़ किया जाता है एक्टिव मेडिकामेंट के अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को मास्क करने के लिए, है ना। किसी में जो है लेमन फ्लेवर यूज़ किया जाता है, किसी में मैंगो फ्लेवर यूज़ किया जाता है ना, किसी में वेनिला फ्लेवर यूज़ किया जाता है ना, किसी में पाइनएप्पल फ्लेवर जो है यूज़ किया जाता है, किसी में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया जाता है, किसी में रसबेरी फ्लेवर जो है यूज़ किया जाता है ना। तो अलग अलग लिक्विड प्रिपरेशन में जो है अलग अलग जो है फ्लेवर जो है यूज़ किया जाता है एक्टिव मेडिकामेंट के अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को मास्क करने के लिए, है ना। इसके अलावा द टाइप ऑफ फ्लेवर is usually choose according to the taste to be disguised and mask, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो भी फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप का हम फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस भी टेस्ट को हमें डिस्गाइज करना है या मास्क करना है ना। तो हम जो भी फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप का हम फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं गाइज, वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस भी टेस्ट को हमें क्या करना है, डिस्गाइज करना है या मास्क करना है ना। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, है ना, तो जैसे कि आपका जो मान लीजिए आपकी जो एक्टिव मेडिकामेंट है या आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ना, अगर उसका जो टेस्ट है ना, वो श्योर टेस्ट है, ठीक है, या फिर एसिड टेस्ट है, यानी कि एसिडिक टेस्ट है ना। तो इसको मास्क करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, फ्रूट फ्लेवर का या फ्रूटी फ्लेवर्स का यूज़ करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है
है ना। अगर उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, बिटर टेस्ट है ना। तो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए कौन सा फ्लेवर यूज़ किए जाते हैं, तो इसके अंदर चॉकलेटी फ्लेवर यूज़ किए जाते हैं, है ना। एनीस फ्लेवर जो है यूज़ किया जाता है और वेरियस फ्रूट सिरप भी जो है यूज़ की जाती हैं बिटर टेस्ट को डिस्गाइज करने के लिए और मास्क करने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए आपके जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ना, अगर उसका जो टेस्ट है वो साल्टी टेस्ट है ना, तो साल्टी टेस्ट को मास्क करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, सिनेमन, बटर स्कॉच और ल्यूकोराइस फ्लेवर का जो है यूज़ किया जाता है ना। तो साल्टी टेस्ट को मास्क करने के लिए सिनेमन, बटर स्कॉच और ल्यूकोराइस फ्लेवर का जो है यूज़ किया जाता है या ल्यूकोरिस फ्लेवर का जो है यूज़ किया जाता है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि भाई हम जो भी फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप का हम फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस भी टेस्ट को हमें डिस्गाइज करना है या मास्क करना है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल जो है मेंशन कर रखी है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए, है ना। और इस टेबल के अंदर फ्रेंड्स मैंने दो चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं, एक है टेस्ट सेंसेशन, है ना, और दूसरी है रिकमेंडेड फ्लेवर्स, है ना, यानी कि किस टेस्ट के लिए कौन सा फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किया जाता है ना, कौन सा फ्लेवर अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, कौन सा फ्लेवर जो है यूज़ किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम इस टेबल के अंदर देखेंगे, है ना। अब मान लीजिए आपके जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ना, अगर उसका जो टेस्ट है वो एल्कलाइन टेस्ट है ना, तो एल्कलाइन टेस्ट के लिए कौन कौन से फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है मिंट, चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर को जो है रिकमेंडेड किया जाता है या फिर इनका जो है यूज़ किया जाता है ना। अगर मान लीजिए आपके जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, अगर उसका जो टेस्ट है वो शोर टेस्ट है, यानी कि एसिडिक टेस्ट है ना, तो शोर टेस्ट के लिए कौन कौन से फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है सिट्रस फ्लेवर को जो है रिकमेंडेड किया जाता है। सिट्रस फ्लेवर्स क्या होते हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट से आते हैं, है ना। और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, है ना। तो ये क्या है, सिट्रस फ्रूट्स हैं जो कि सिट्रस फ्लेवर जो है प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इसके अलावा ल्यूकोराइस फ्लेवर का भी यूज़ किया जाता है, रूट बियर, रसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी जो है यूज़ किया जाता है या रिकमेंडेड किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ना, अगर उसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है ना, तो बिटर टेस्ट के लिए कौन कौन से फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है एनीस, मिंट, फेनल, चॉकलेट, है ना, वाइल्ड चेरी, वलनट, है ना। तो इन फ्लेवर्स का गाइस क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है या इन फ्लेवर्स को जो है रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि ये फ्लेवर्स क्या रहते हैं, बेस्ट रहते हैं बिटर टेस्ट के लिए, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, अगर उसका जो टेस्ट है वो मेटेलिक टेस्ट है ना, तो मेटेलिक टेस्ट के लिए कौन कौन से फ्लेवर रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है ग्रेप, लेमन एंड बर्गंडी फ्लेवर का यूज़ किया जाता है ना। अगर मान लीजिए साल्टी टेस्ट है, तो साल्टी टेस्ट के लिए सिट्रस, मैपल, बटर स्कॉच, विंटर ग्रीन, मिंट, एप्रिकॉट, पीच, वेनिला फ्लेवर का यूज़ किया जाता है ना। अगर मान लीजिए आपकी जो एक्टिव मेडिकामेंट है या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, अगर उसका जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट है ना, तो स्वीट टेस्ट के लिए कौन कौन से फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो इसके लिए जो है फ्रूटी फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किया जाता है, वनीला, मैपल और हनी फ्लेवर का भी जो है यूज़ किया जाता है या रिकमेंडेड किए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेवर क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बेस्ट रहते हैं, है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारी क्या है, एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर हमने दो चीज़ें मेंशन कर रखी है, एक है टेस्ट सेंसेशन और दूसरी है रिकमेंडेड फ्लेवर, यानी कि किस टेस्ट के लिए कौन सा फ्लेवर जो है रिकमेंडेड किया जाता है, कौन सा फ्लेवर अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, कौन से फ्लेवर को जो है हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने इस टेबल के अंदर मैंशन कर रखी है ना। तो आई होप कि ये टेबल फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स की, है ना, जो कि हमारा नोवा एक्सिपिएंट है, जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वीटनिंग एजेंट्स है, तो क्या करेगा, स्वीट टेस्ट जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा, किसको, हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म को, है ना। तो स्वीटनिंग एजेंट्स आर एडेड फॉर इम्पार्टिंग स्वीट टेस्ट एंड मास्क द डिसएग्रेबल टेस्ट लाइक बिटर टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन, है ना। तो स्वीटनिंग एजेंट्स फ्रेंड्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं स्वीट टेस्ट को, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्वीट टेस्ट जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं, है ना। और साथ ही क्या करते हैं, हमारी फॉर्मुलेशन के डिसएग्रेबल टेस्ट को क्या करते हैं, मास्क करने का काम करते हैं, है ना। डिसएग्रेबल टेस्ट मतलब यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन का अगर टेस्ट अच्छा खासा नहीं है ना, मान लीजिए उसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है ना, तो हमारी फॉर्मुलेशन के बिटर टेस्ट को, डिसएग्रेबल टेस्ट को जो है मास्क करने का काम करते हैं कौन, हमारे स्वीटनिंग एजेंट,
है ना। तो स्वीटनिंग एजेंट्स हमारे क्या काम करते हैं, एक तो ये जो है इम्पार्ट करते हैं स्वीट टेस्ट को, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन को जो है स्वीट टेस्ट जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और हमारी फॉर्मुलेशन के डिसएग्रेबल टेस्ट को क्या करते हैं गाइस, मास्क करने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा द मोस्ट पॉपुलर sweetening agent is sucrose, which is stable at pH between 4 to 8 and generally used along with the glycerin or sorbitol to avoid its tendency to get crystallized, है ना। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो स्वीटनिंग एजेंट है गाइज वो है हमारा सुक्रोज, है ना, जो कि कितनी पीएच पर स्टेबल होता है, बिटवीन 4 to 8 की पीएच पर क्या होता है, स्टेबल होता है ना। और इसको जो है ग्लिसरीन और सोर्बिटोल के साथ क्या किया जाता है गाइज, यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या होता है गाइज, इसकी जो टेंडेंसी होती है गाइज क्रिस्टलाइज होने की, यानी कि ये जो है क्रिस्टलाइज होने लगता है अगर हम इसको सिंगल यूज़ करते हैं, है ना। तो इसके क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी को रोकने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, इसको ग्लिसरीन और सोर्बिटोल के साथ क्या करते हैं गाइज, यूज़ करते हैं, है ना। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा एट हायर कंसंट्रेशन sucrose not only enhance the viscosity of oral liquid but impart a pleasant texture to them in mouth. It is therefore widely used in cough preparation, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हायर कंसंट्रेशन पर आपका जो सुक्रोज होता है ना गाइज, ये क्या करता है, हमारी ओरल लिक्विड या लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को तो जो है बढ़ाता ही है, इनहेंस करता ही है, साथ में ये क्या करता है, प्लीजेंट टेक्सचर भी जो है इम्पार्ट करने का काम करता है, कहाँ पर, माउथ में, है ना। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है गाइज, इसको जो है कफ प्रिपरेशन में जो है वाइडली यूज किया जाता है ना। तो इस बात का भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है ना। अगर हम स्वीटनिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर सुक्रोज आ गया, है ना, सेकेरिन आ गया, स्पार्टेम आ गया, मैनिटोल आ गया और आपका सोर्बिटोल आ गया। तो ये क्या है गाइज, हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि आपके जो कलरिंग एजेंट आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो आते हैं और आपके जो स्वीटनिंग एजेंट्स आते हैं ना गाइस, है ना, ये क्या है, आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने का काम करते हैं, है ना। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मतलब यानी कि कलर, टेस्ट और फ्लेवर को जो है ये बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। अगला जो हमारा एक्सिपिएंट आता है फ्रेंड्स वो आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारा 10वां एक्सिपिएंट है, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। अब एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, काम क्या करते हैं और हम इनको लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्यों ऐड करते हैं, तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट आर सबस्टांसेस दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लेबाइल सबस्टांसेस इन द प्रिपरेशन, है ना। तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी लिक्विड प्रिपरेशन में या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में लेबाइल सबस्टांसेस के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, है ना। लेबाइल सबस्टांस का मतलब क्या है, यहाँ पर लेबाइल सबस्टांस का मतलब यानी कि आपकी जो एपीआई है या फिर आपकी जो ड्रग है या फिर आपकी जो एक्टिव कंपाउंड है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं, जो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी ड्रग के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकने का काम करते हैं या फिर हमारे लेबाइल सबस्टांसेस के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं या रोकने का काम करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे हमारे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ की, है ना, कि जो भी हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, है ना, यानी कि हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सोलूबल होना चाहिए व्हीकल में या सॉल्वेंट में, है ना। इसके अलावा इफेक्टिव होना चाहिए एट लो कंसंट्रेशन पर, है ना। कंपेटिबल होना चाहिए विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, है ना। इसके अलावा ऑर्डरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे एंटीऑक्सीडेंट के अंदर, है ना। अब हम बात करेंगे हमारे एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स की, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आपका एस्कॉर्बिक एसिड आ गया, है ना, जो कि किसकी तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह का जो है काम करता है और ये जो है 0.1% जो है यूज़ किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। इसके अलावा सोडियम सल्फाइट आ गया, सोडियम मेटाबाई सल्फाइट आ गया, है ना। इसके अलावा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल आ गया, है ना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BHA भी कहते हैं। ये भी जो है 0.2% जो है यूज़ किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में,
है ना। इसके अलावा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन आ गया, है ना, और इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BHT कहते हैं, है ना। और ये भी जो है 0.2% जो है यूज़ किया जाता है किसमें, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो ये फ्रेंड्स क्या है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल्स हैं, है ना, जो कि जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं हमारे ड्रग के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स के बारे में, है ना, जो कि हमारा 11वां एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स है, तो ये क्या करेगा, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। तो दीज आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, है ना। तो विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड या फिर हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम किसी भी लिक्विड की या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा कर क्यों रहे और इससे फ़ायदा क्या है ना। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, इंक्रीज द सॉल्यूशन पोरेबिलिटी, है ना। अगर हम किसी भी लिक्विड या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है, हमारी जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उसकी जो पोरेबिलिटी है गाइज, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, है ना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को या फिर हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसको हम ईजिली पुअर कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं किसी भी ढक्कन में या कंटेनर में, है ना। और हमारी जो भी लिक्विड प्रिपरेशन है, हमारा जो भी सॉल्यूशन है, वो जो है इधर उधर फैलेगा भी नहीं, है ना। कहने का मतलब है पुअर करने में आसानी होगी, है ना। तो पहला फ़ायदा तो ये है ना। दूसरा फ़ायदा क्या है, एज वेल एज हेल्प इन मेकिंग द प्रोडक्ट पैलेटेबल, है ना। अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, वो और भी ज़्यादा क्या बन जाएगी, पैलेटेबल बन जाएगी, है ना। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स जिनके लिए हम क्या करते हैं, हमारे किसी भी लिक्विड या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को हम बढ़ाते हैं, है ना। अगर हम विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका नेचुरल गम्स आ गया, है ना। और नेचुरल गम्स के अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका एकेशिया आ गया और जेंथम गम आ गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा सेलुलोज डेरिवेटिव्स आ गए, है ना, तो ये भी क्या करते हैं गाइस, विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। और इसके अंदर कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आपका सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आ गया, है ना, जिसे हम NaCMC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इसके अलावा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज आ गया, जिसे हम HPMC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो ये क्या करते हैं गाइज, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, यानी कि ये विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स हैं, है ना। इसके अलावा पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, है ना, तो ये भी क्या है गाइज, एक प्रकार से हमारा विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट है जो क्या करता है, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे बफर्स या बफरिंग एजेंट्स के बारे में, है ना, जो कि हमारा 12वां एक्सिपिएंट है और ये जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। अब बफर्स या बफरिंग एजेंट्स होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, है ना। तो बफर्स आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ liquid dosage form to stabilize the pH of formulation and to resist any pH changes in formulation upon addition of a small amount of acid या base, है ना। तो बफर्स या बफरिंग एजेंट्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं और ये जो है हमारी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, साथ ही हमारी फॉर्मुलेशन के पीएच चेंजेस को जो है रेसिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है चेंज नहीं होने देते हैं जब हम फॉर्मुलेशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम स्मॉल अमाउंट में किसी भी एसिड या बेस को जब हम ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी फॉर्मुलेशन का जो पीएच है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो फॉर्मुलेशन का पीएच चेंज ना हो, है ना, तो इसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, बफर्स या बफरिंग एजेंट को जो है ऐड करते हैं किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो बफर क्या करते हैं, बफर जो है होते हैं गाइज, ये क्या करते हैं, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, साथ ही हमारी फॉर्मुलेशन के
पीएच चेंजेस को जो है रेसिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है चेंज नहीं होने देते हैं जब हम फॉर्मुलेशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करते हैं, है ना। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में बफर या बफरिंग एजेंट्स को ऐड नहीं करें तो क्या होगा, है ना। तो इससे फ्रेंड्स ये होगा कि जब हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में किसी भी एसिड या बेस को जब हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में, है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है ये चेंज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में किसी भी एसिड या एसिडिक इंग्रेडिएंट को ऐड कर दिया, है ना, तो ये क्या कर सकते हैं गाइज, हमारी फॉर्मुलेशन को जो है और भी ज़्यादा जो है ये एसिडिक जो है बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी फॉर्मुलेशन की पीएच को चेंज कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा मान लीजिए हमने कोई भी बेस या बेसिक इंग्रेडिएंट ऐड करिए लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन में, है ना, तो ये क्या करेंगे गाइज, हमारी फॉर्मुलेशन को और भी ज़्यादा जो है बेसिक बना देंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी फॉर्मुलेशन की पीएच को जो है चेंज कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारी फॉर्मुलेशन का पीएच अगर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना, तो इससे फिर क्या होगा, हमारी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है गाइज वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी, है ना। यानी कि हमारी जो भी ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है गाइज वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। यानी कि हमारी जो ड्रग है वो सॉल्यूशन के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर प्रिसिपिटेट हो सकती है ना। इसके अलावा हमारी ड्रग की जो स्टेबिलिटी है गाइस वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी, है ना। यानी कि हमारी जो भी ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना, वो स्टेबल नहीं रहेगी सॉल्यूशन के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। यानी कि वो जो है हाइड्रोलाइसिस कर सकती है फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन की पीएच चेंज ना हो, है ना, इसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, बफर या बफरिंग एजेंट को ऐड करते हैं किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बफर, यानी कि हमारे बफर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो हमारे जो बफर जो होते हैं ना गाइज ये दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा एसिडिक बफर और दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर, है ना। अब हम बात करेंगे हमारे बफर या बफरिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स की, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका फॉस्फेट बफर आ गया, है ना। इसके अलावा आपका सिट्रेट बफर आ गया, है ना। इसके अलावा कार्बोनेट बफर आ गया और चौथा आपका लैक्टेट बफर आ गया, है ना। तो ये क्या है गाइज, हमारे बफर या बफरिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनको जो है हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे हमारे बफर या बफरिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की, कि भाई हम जो भी बफर यूज़ कर रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव ए डिजायर्ड कैपेसिटी इन द डिजायर्ड पीएच रेंज, है ना। यानी कि हमारे बफर की डिजायर्ड कैपेसिटी होनी चाहिए डिजायर्ड पीएच रेंज में, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्लेवर एंड कलर ऑफ प्रिपरेशन, है ना। यानी कि हमारा जो बफर है वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कलर एंड फ्लेवर को जो है अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कलर एंड फ्लेवर को जो है अफेक्ट नहीं करे, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, यानी कि हमारा बफर नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट अफेक्ट या हार्म द स्टेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन, है ना। यानी कि हमारा बफर हमारी लिक्विड प्रिपरेशन या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी को जो है अफेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर उसको जो है कोई भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए हमारे बफर के अंदर, है ना। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सेफ इनफ फॉर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, है ना। यानी कि हमारा जो बफर है वो सेफ होना चाहिए बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे बफर या बफरिंग एजेंट्स के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे को-सॉल्वेंट्स के बारे में, जो कि हमारा 13वां एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। को-सॉल्वेंट आर substances added to a primary solvent in small amount to increase the solubility of a poorly soluble drug, है ना। तो को सॉल्वेंट हमारे ऐसे सॉल्वेंट होते हैं या ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनका यूज़ तब किया जाता है जब हमारी ड्रग क्या होती है, पुअरली सॉल्युबल होती है, किसके अंदर, हमारे प्राइमरी सॉल्वेंट के अंदर, है ना। और प्राइमरी सॉल्वेंट के अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका वाटर आ गया, है ना, इथेनॉल आ गया, मिथेनॉल आ गया और आपका एसीटोन आ गया, है ना। तो जब हमारी ड्रग क्या होती है, पुअरली सॉल्युबल होती है हमारे प्राइमरी सॉल्वेंट के अंदर, है ना, तो पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को
इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, को सॉल्वेंट को यूज करते हैं या ऐड करते हैं किसके अंदर, प्राइमरी सॉल्वेंट के अंदर स्मॉल अमाउंट में, है ना। तो पुअरली सोलुबल ड्रग की सोलुबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, को सॉल्वेंट का यूज करते हैं या फिर इनको ऐड करते हैं किसके अंदर, प्राइमरी सॉल्वेंट के अंदर, है ना। इसके अलावा को सॉल्वेंट सिस्टम वर्क बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द एक्वस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट, थस मेक देम वन फेज सॉल्यूशन, है ना। तो हमारे जो को सॉल्वेंट होते हैं ना गाइज, ये क्या करते हैं कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट होता है और हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना गाइज, इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होती है ना गाइज, उसको ये क्या कर देते हैं गाइज, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट है, इसकी जो सोल्युबिलिटी है गाइज, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है किसके अंदर, हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, है ना। यानी कि हमारा हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट और हमारा एक्वस सॉल्यूशन जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से जो है मिक्स हो जाते हैं, है ना, और क्या बना लेते हैं, एक वन फेज सॉल्यूशन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बन जाता है ना, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट का और एक्वस सॉल्यूशन का, है ना। अगर हम को सॉल्वेंट के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आपका सोर्बिटॉल आ गया, इथेनॉल आ गया, ग्लिसरीन आ गया और आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आ गया, है ना। तो ये क्या है, हमारे को सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स है ना। इसके अलावा अगला जो एक्सिपिएंट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है हमारा एंटी फोमिंग एजेंट, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मर्स भी हम इनको कहते हैं, और ये हमारा 14वां एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना। अब एंटी फोमिंग एजेंट्स होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटी फोमिंग एजेंट है ना, यानी कि ये क्या करता है, फोमिंग को जो है रोकने का काम करता है, यानी कि जो है ये झाग वगैरह को बनने नहीं देता है, झाग वगैरह को बनने से रोकता है ना। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर कई बार क्या होता है कि फॉर्म फॉर्मेशन होने लगती है, झाग वगैरह जो है उसके अंदर बनने लगते हैं, है ना। तो झाग वगैरह को जो है बनने से रोकने के लिए, फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट को ऐड करते हैं किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स आर सबस्टांसेस दैट रिड्यूस या प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ form in liquid pharmaceutical formulation which can occur during agitation, sacking या even during manufacturing process, है ना। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स फ्रेंड्स हमारे ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर जो फॉर्म फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उसको जो है ये रिड्यूस करने का काम करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर झाग वगैरह को जो है बनने से रोकते हैं, यानी कि फॉर्म फॉर्मेशन को जो है ये नहीं होने देते हैं, है ना। तो इस वजह से गाइज हम क्या करते हैं, झाग वगैरह को जो है बनने से रोकने के लिए, फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर या फिर हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। इसके अलावा विच कैन अकर ड्यूरिंग एजिटेशन, सेकिंग या इवेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म फॉर्मेशन हो रही है हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना, अब ये फॉर्म फॉर्मेशन कब हो सकती है, तो ये जो है ड्यूरिंग एजिटेशन, एजिटेशन के दौरान हो सकती है, यानी कि जब हम लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को जब हम एजिटेट करते हैं, है ना, तो उस दौरान जो है उसके अंदर क्या हो सकती है, फॉर्म फॉर्मेशन हो सकती है, झाग वगैरह जो है उसके अंदर बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा सेकिंग, यानी कि जब हम लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को जब हम सेक करते हैं, है ना, तो उस दौरान भी जो है झाग वगैरह जो है उसके अंदर बन सकते हैं, फॉर्म फॉर्मेशन जो है उसके अंदर हो सकती है ना। इसके अलावा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी जो है झाग वगैरह या फॉर्म फॉर्मेशन जो है हो सकती है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर या फिर हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए, झाग वगैरह को जो है बनने से रोकने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं किसके अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर या फिर हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म कैन अफेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो अगर हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर अगर फॉर्म फॉर्मेशन हो रही है ना, झाग वगैरह अगर उसके अंदर बन रहे हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, हमारे फाइनल प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे,
है ना। इसके साथ साथ इट आल्सो अफेक्ट अपीयरेंस, अपीयरेंस को अफेक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेंगे, एंड क्रिएट डिफिकल्टीज इन फीलिंग एंड पैकेजिंग, है ना। और ये क्या करेंगे, डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे फीलिंग एंड पैकेजिंग में, है ना। यानी कि जब हमारी लिक्विड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को जब हम फिल करेंगे या उसकी पैकेजिंग करेंगे तो उस दौरान ये क्या करेंगे, डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे, है ना। तो इस वजह से फॉर्म फॉर्मेशन को जो है गाइस रोका जाना चाहिए, है ना। झाग वगैरह को जो है रोका जाना चाहिए, है ना। और फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए गाइस हमें क्या करना चाहिए, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज करना चाहिए। इसके अलावा एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर बबल्स टू कोलैप्स एंड प्रिवेंटिंग फॉर्म फ्रॉम फॉर्मिंग, है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे जो है ये काम करते हैं फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए या झाग वगैरह को जो है बनने से जो है रोकने के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, यानी कि हमारा जो भी लिक्विड है या जो भी लिक्विड फेज है ना, उसकी सरफेस टेंशन को गाइज ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, झाग के अंदर जो बबल्स है गाइज वो यहाँ पर क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, है ना। क्योंकि झाग किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे बबल से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, एयर होती है ना। और हमारे बबल्स की जो वाल होती है ना गाइस, वो लिक्विड की होती है, यानी कि थिन फिल्म होती है लिक्विड की, है ना। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं ना गाइस, वो क्या करते हैं, हमारे बबल वाल के ऊपर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और हमारी बबल वाल को क्या कर देते हैं गाइस, वीक कर देते हैं, है ना। तो इससे फिर क्या होता है कि हमारी जो बबल्स की जो वाल है गाइस, है ना, वो रप्चर हो जाती है, हमारे बबल जो है रप्चर हो जाते हैं, है ना, और कोलैप्स कर जाते हैं, है ना। एंड प्रिवेंटिंग फॉर्म फ्रॉम फॉर्मिंग, और इससे फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है फॉर्म फॉर्मेशन नहीं होती है, झाग वगैरह जो है नहीं बनते, है ना। तो इस तरीके से हमारे एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स जो है काम करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। अगर हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर कौन कौन आ गए, तो इसके अंदर आपका सिमेथिकोन आ गया, जो कि एक प्रकार से मिक्सर होता है पॉलीडाई मिथाइल सिलोक्सेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, है ना। तो सिमेथिकोन एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह जो है काम करता है ना। और आपने बहुत सारे ऐसे सिरप और सस्पेंशन देखे होंगे एंटासिड के, है ना, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिमेथिकोन प्रेजेंट होता है ना। तो कभी आप देखना, है ना। इसके अलावा एल्कोहल एंड पैराफिन ऑयल आ गया, स्टीरेट आ गया और आपका ग्लाइकोल आ गया, है ना। तो ये भी गाइस क्या है, किसकी तरह काम करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह जो है ये काम करते हैं, है ना। तो ये हमारे एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिनको जो है हम लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं फॉर्म फॉर्मेशन को रोकने के लिए या झाग वगैरह को जो है बनने से रोकने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमेक्टेंट्स के बारे में, है ना, जो कि हमारा लास्ट एक्सिपिएंट है और ये जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है ना। अब ह्यूमेक्टेंट्स होते क्या हैं, काम क्या करते हैं और इनको जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर ऐड क्यों किया जाता है ना। तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हमारे हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांसेस होते हैं, है ना। यानी कि ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, मॉइस्चर को जो है रिटेन करने का काम करते हैं हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, है ना। यानी कि ये जो है नमी को जो है बनाए रखने का काम करते हैं हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म से या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से एक्वस व्हीकल का क्या होने लगता है, एवापोरेशन होने लगता है ना। और एक्वस व्हीकल के अंदर कौन कौन आ गया, तो इसके अंदर आपका वाटर आ गया, एरोमेटिक वाटर आ गया, है ना। तो ये क्या है गाइज, हमारे एक्वस व्हीकल है ना। तो इनका गाइज क्या होने लगता है, एवापोरेशन होने लगता है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म से या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से, है ना। तो यदि एक्वस व्हीकल का एवापोरेशन होगा, है ना, तो इससे फिर क्या होगा, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो विस्कोसिटी है गाइज वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, हमारे ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है गाइज वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना। इसके अलावा यदि एक्वस व्हीकल का एवापोरेशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है ना, तो इससे फिर क्या होगा, हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है या फिर हमारी जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो ड्राई भी हो सकती है, यानी कि वो सूख जाएगी, है ना। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है गाइस वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इन सबको रोकने के लिए, है ना, मॉइस्चर को जो है मेंटेन करने के लिए, है ना, और एक्वस व्हीकल के एवापोरेशन को जो है रोकने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स को जो है ऐड करते हैं, है ना। तो ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हमारे हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म से या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से जो एक्वस व्हीकल का एवापोरेशन हो रहा है ना, उसको ये क्या कर देते हैं गाइस, रिटार्ड कर देते हैं, है ना। रिटार्ड मतलब यानी कि रोक देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं,
है ना। तो इससे फिर क्या होता है कि हमारे एक्वस व्हीकल का जो है एवापोरेशन यहाँ पर नहीं होता है ना। तो एक्वस व्हीकल के एवापोरेशन को जो है रोकने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट को ऐड करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को जो है मेंटेन करने का भी काम करते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, है ना। इसके अलावा दे आर आल्सो यूज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर एप्लीकेशन टू द स्किन, यानी कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना, तो अप्लाई करने के कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्वस व्हीकल का क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है इस वजह से, है ना। तो इसको रोकने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट का जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा एज वेल एज प्रिवेंटिंग ड्राई ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर अपॉन ओपनिंग, है ना। इसके अलावा जब हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के या फिर हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंटेनर को ओपन करते हैं, है ना, या फिर हमने जो है उसको खुला छोड़ दिया, ढक्कन बंद करना जो है भूल गए, है ना, तो उस दौरान क्या हो सकता है कि हमारे एक्वस व्हीकल का क्या होने लगता है गाइस, एवापोरेशन होने लगता है ना। तो इससे जो है हमारा जो प्रोडक्ट है जो है ड्राई होने लगता है ना, सूखने लगता है। तो इसको रोकने के लिए भी गाइस हम क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स का जो है यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा दीज एक्सिपिएंट यूज्ड एट approximately 5% strength in aqueous suspensions and emulsion for external application, है ना। इसके अलावा ये जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं इनको जो है अप्रॉक्सीमेटली 5% स्ट्रेंथ पर जो है यूज़ किया जाता है एक्वस सस्पेंशन में और इमल्शंस में फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, है ना। इसके अलावा दे आल्सो इंक्रीज ड्रग सोलिबिलिटी, यानी कि ये क्या करते हैं, ड्रग सोलिबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कौन, हमारी ह्यूमेक्टेंट्स, है ना। अब ड्रग सोलिबिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो जितना ज़्यादा अमाउंट में ये जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे हमारे ह्यूमेक्टेंट, है ना, उतनी क्या होगी, हमारी ड्रग की क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी, है ना। तो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, ड्रग सोलिबिलिटी को भी गाइस क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं, है ना। अगर हम ह्यूमेक्टेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आ गया, ग्लिसरॉल आ गया जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आ गया और आपका सोर्बिटॉल आ गया, है ना। तो ये क्या है गाइस, हमारे ह्यूमेक्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं या फिर हमारी ह्यूमेक्टेंट्स हैं जिनको जो है हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो एक्सिपिएंट है गाइस वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, है ना। और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR से उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।